बहू अपने घर और पैसों की हेकड़ी दिखाते हुए शांति जी से कहती है, ये घर मैंने पूरा 1 करोड़ का बनवाया है, अच्छे से देख लो। पूरे घर में मेरी पसंद का फर्नीचर लगवाया है और ये फर्श देख रही हैं, इसका पत्थर मैंने स्पेशल एमपी से मंगवाया है, तब जाकर लगाया है। इस घर का फर्श ऐसा है कि अपना मुंह देख लो। अपने नए नए घर का दिखावा करते हुए शांति जी की बहू पूजा उनको पूरे घर में घुमा रही थी। पीछे पीछे शांति जी अपनी बहू बेटे के नए नए घर को देखकर बहुत खुश हो रही थी कि आज मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया है, इतनी तरक्की कर ली है कि उसने इतना सुंदर घर खरीद लिया है। घर में कुछ कमरों में अभी भी काम चल रहा था। अचानक से शांति जी को दिखता नहीं है, पास में रखा हुआ एक पेंट का डिब्बा फर्श पर फैल गया। फर्श पर फैले हुए पेंट को देख करके पूजा तो गुस्से से आग बबूला हो गई। क्या माँ जी, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? आँख से अंधे हो गई हो? इतना बड़ा पेंट का डिब्बा रखा था और तुमने फर्श पर फैला दिया। इतना साफ सुथरा फर्श था इस कमरे का। इतनी मुश्किल से तो हमने अपना नया घर खरीदा है और आपने उसको गंदा कर दिया। अरे आप तो ऐसा घर जिंदगी में ना खरीद पाए। एड़ियाँ घिस जाएंगी मेरे जैसे घर के एक कमरे को खरीदने के लिए। अरे आपकी और पिताजी की औकात नहीं है ऐसे घर को खरीदने की, लेकिन आपको तो मेरे घर की कदर ही नहीं है। आते ही मेरे घर को गंदा कर दिया। शांति जी कमरे के एक कोने में डरी सहमी सी खड़ी थी। बहू ने थोड़ा सा पेंट फैलने पर उनको इतना कुछ सुना दिया था कि अब तो उनके कदम घर में और कुछ देखने के लिए बढ़ ही नहीं रहे थे। उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि अगर बहू के घर में और कहीं घूमेगी, कुछ और गड़बड़ हो गया तो बहू पता नहीं क्या कहेगी। अब उधर चुपचाप से एक कोने में क्या खड़ी हो? जाओ बाहर बालकनी से पोछा उठाकर लाओ, सारा पेंट साफ करो। तुमने फैलाया है तो तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। बहू की इतनी तेज आवाज को सुनकर के शांति जी के पति प्रमोद जी पीछे पीछे से आ गए। अपनी पत्नी को पोछा जमीन पर रगड़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं, क्या हुआ शांति, तुम क्यों सफाई कर रही हो? कुछ नहीं, मुझसे ये पेंट फैल गया था। बहू का घर गंदा हो गया है, इसीलिए बहू मुझसे गुस्सा कर रही है। बहू ने साफ करने के लिए कहा है, गलती मेरी है। कैसी बातें कर रही हो शांति, कोई जानबूझकर गलती थोड़ी करी है, तुमसे अनजाने से फैल गया है। घर में इतने सारे नौकर काम कर रहे हैं, बहू किसी से भी बोलकर इसको साफ करा सकती थी, तुम क्यों उसको साफ कर रही हो? प्रमोद जी की बात सुनकर के पूजा कहती है, अब जिसने फैलाया है उसी को साफ करना पड़ेगा। ऐसे घर में रहने की उनकी आदत नहीं है और रहेगी भी कैसे? ऐसे घर को खरीदने की औकात भी नहीं है उनकी। और पापा जी, मेरे घर के नौकर भी मम्मी जी से ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, मम्मी जी से ज्यादा ढंग से बन संवर के रहते हैं। इतना कहकर पूजा अपने हील वाली चप्पलों को कट कट करते हुए कमरे में जाकर प्रमोद जी के बेटे साहिल से शिकायत लगा देती है कि देखा तुमने, अपने माँ को इस घर की पहली दिवाली पर बुला तो लिया है, लेकिन उन्होंने आते ही हमारे स्टोर रूम के कमरे में पेंट को फैला दिया, हमारा सारा घर गंदा कर दिया है। क्या माँ ने पेंट फैला दिया? अपने काम को छोड़कर बेटा स्टोर रूम की तरफ भागते हुए आता है और वह भी अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहता है, माँ देखकर काम किया करो, नए घर को कितना गंदा कर दिया है। अब इसको अच्छे से साफ करना, एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए फर्श पर, और जब तक ये साफ ना हो जाए तब तक आप इसको रगड़ती रहो। इतना कहकर बेटा अपने कमरे में चला गया। लेकिन शांति जी की आंखों में आंसू आ गए कि उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि बेटे बहू ने उन्हें इतना बेइज्जत कर दिया, इतना कुछ सुना दिया। प्रमोद जी को भी अपने बेटे बहू की बात बहुत बुरी लगती है। दरअसल शांति जी और प्रमोद जी अपने बेटे बहू के घर में दिवाली का त्योहार मनाने के लिए आए थे। बेटे का ही 10 दिन पहले फोन आया था, पिताजी मैंने नया घर खरीदा है और इस घर में मेरी पहली दिवाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ ही इधर आकर के दिवाली मनाएं। प्रमोद जी ने बहुत मना किया था, लेकिन बेटे ने जिद करके उन दोनों को बुला लिया। बेटे के साथ साथ बहू पूजा का भी बहुत मन था कि वह सास ससुर को अपने इस घर में बुलाएं, क्योंकि वह सास ससुर को इस घर में बुलाकर उनका अपमान करना चाहती थी, उन्हें अपना रुतबा दिखाना चाहती थी, उन्हें ये बताना चाहती थी कि वह गांव में तुम जिस तरह के घर में रहते हो वह एकदम से घटिया होते हैं। और देखो मैंने इधर कितना बढ़िया घर खरीदा है, सारी सुख सुविधाएं हैं इस घर में, कांच की तरह चमक रहा है, सुंदर सुंदर महंगे महंगे फर्नीचर खरीदे हैं। बहू सिर्फ दिखावा करने के लिए अपने सास ससुर को अपने घर में बुलाना चाहती थी
और उसने ऐसा किया भी। आज सुबह सुबह ही प्रमोद जी और शांति जी अपने बेटे बहू के घर आए थे। प्रमोद जी के बेटे बहू दोनों ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। बहू तो पढ़े लिखे होने के साथ साथ बहुत ही नकचढ़ी और घमंडी थी। वह अपने से बड़ों का अपमान करने में जरा सा भी नहीं सोचती थी। उसे अपनी जॉब का और पैसों का बहुत घमंड था। सुबह सुबह जब प्रमोद जी और शांति जी घर आए थे तो बहू बेटे कमरे से निकल कर आए। फॉर्मेलिटी के लिए उनके पैर छुए। उसके बाद किचन में अपने नौकर को आवाज देते हुए बोले, घर में कुछ मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ता लेकर के आओ। अपने बेटे बहू से अपने लिए मेहमान शब्द सुनकर के प्रमोद जी व शांति जी को बहुत अटपटा लगा। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शांति जी मन ही मन सोच रही थी, क्या हम अपने बहू बेटे के घर में मेहमान हैं? क्या बहू बेटे का घर हमारा घर नहीं होता है? खैर अभी आए हैं, किसी से कुछ कहना उन्हें ठीक नहीं लगा। चाय नाश्ता होने के बाद बहू उन्हें अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है। हर एक चीज को बारीकी से दिखा रही थी। हर एक चीज के पैसे भी शांति जी को बता रही थी कि मैंने हर चीज बहुत कॉस्टली खरीदी है इस घर के लिए। घर घूमते वक्त ही शांति जी के हाथ से पेंट फैल गया। सारा पेंट साफ करने के बाद प्रमोद जी और शांति जी हॉल में आकर सोफे पर बैठने ही वाले थे कि बहू आकर बोली, आपके हाथ गंदे हैं और शायद कपड़ों पर भी पेंट लग गया है, तो सोफे पर मत बैठिए, पहले जाकर के अपने कपड़े बदल लीजिए, तब सोफे पर बैठिए, नहीं तो हमारा सोफा गंदा हो जाएगा। इतना महंगा सोफा खरीदा है मैंने, पूरे 60,000 का आया है। अपनी बहू की बात सुनकर के प्रमोद जी उसका मुंह देखते ही रह गई। शांति जी कहती है, ठीक है बेटा, तुम सही कह रही हो, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। और माँ, तुम क्या साड़ी पहन कर आई हो? क्या तुम्हारे पास कुछ ढंग के कपड़े नहीं थे? तुम्हें पता है हमारी कामवाली भी साड़ी नहीं पहनती है। तुम बिल्कुल गाँव की गंवार बन कर के आई हो। ये तो नहीं कि अपनी बहू के पास जा रही हूँ तो कुछ ढंग का पहन लेती हूँ। अरे गांव में कुछ भी पहनती रहो, पर जब मेरे पास आओ तो सूट पहना करो। बेटा, मैंने तो शादी के बाद कभी सूट पहना ही नहीं है। जब से ससुराल आई हूँ तब से साड़ी पहन रही हूँ, और अब तो साड़ी पहनने की आदत है। मेरे पास तो सूट है भी नहीं। अंदर कमरे से बेटा भी निकल आता है और कहता है, अच्छा तुम्हारे पास सूट नहीं है तो कोई बात नहीं पूजा, तुम जो नौकरानियों को दिवाली की पूजा के बाद सूट देने वाली थी, उन्हीं में से 2 सूट माँ को दे दो, अपने लिए सिलवा लेंगी, और जब तक हमारे पास रहेंगी तब तक सूट ही पहनेगी। हम उन्हें साड़ी नहीं पहनने देंगे। वह साड़ी पहनेगी तो हमें तो किसी को बताने में शर्म ही आएगी कि ये हमारी माँ है। बिल्कुल नौकरानी की तरह लगती है साड़ी में। अब तो प्रमोद जी के बर्दाश्त की हद हो रही थी। प्रमोद जी गुस्सा होते हुए अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ ने हमेशा से साड़ी पहनी है और वह साड़ी ही पहनेगी। अगर तुम्हें साड़ी पहनने से समस्या थी तो तुम बता देते, हम माँ को लेकर ही नहीं आते। हमें आने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या हमारा अपमान करने के लिए इधर बुलाया है? अपने पिता की बात सुनकर के बेटा थोड़ा सा शक पका जाता है और कहता है, ठीक है, माँ को जो पहनना है पहनने दो, लेकिन बहू को जितना अपने सास ससुर का जितना अपमान करना था और अपने पति से करवाना था, उतना तो उसने करवा ही दिया था। पता नहीं क्यों पूजा शुरू से ही अपने सास ससुर से बहुत चिढ़ती थी और हमेशा से ही उसे अपनी पढ़ाई लिखाई और नौकरी का बहुत घमंड था। शांति जी कहती है, बेटा, मेरा कमरा कौन सा है? मुझे कौन से कमरे में अपना सामान रखना है? मेरे बैग तो अभी हॉल में ही रखे हुए हैं। हाँ माँ जी, जिस रूम में अपने पेंट फैलाया था ना, वह स्टोर रूम है, आप अपना सामान उसी में रख लीजिए। क्या बेटा, हम स्टोर रूम में रहेंगे? तुम्हारा इतना बड़ा घर है, पूरे घर में 5 कमरे हैं और हमें स्टोर रूम रहने के लिए दे रही हो? वो क्या है ना पापा जी, अभी घर नया नया बना है, चारों तरफ सामान फैला हुआ है, कोई भी कमरा ठीक से खाली ही नहीं है, और 2 कमरे खाली हैं तो अभी हमारे मायके से भी सभी लोग आने वाले हैं, बहुत से गेस्ट आएंगे, उनके लिए खाली कर रखा है। आप लोग तो हमारे घर के हो, तो आप लोगों को तो कहीं भी रख सकते हैं। शांति जी अपने पति का हाथ पकड़कर एक हाथ से बैग उठाती है और कहती है, चलो हम चलते हैं। अच्छा तो है वह कमरा, क्या बुराई है उसमें? पूरा पक्का है, नीचे इतना अच्छा फर्श है। कमरे में पहुंचकर प्रमोद जी शांति जी से कहते हैं, हमें लगता है हमने इधर आकर गलती कर दी है, हमें नहीं आना चाहिए था। बहू, बेटा भी हमारी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हट रहा है।
अरे जिसकी वजह से बेटा इतना आगे बढ़ा है, हमने उसको इतना पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया है, उसको ये सब दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे जन्म लेते ही उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो, उसे पालने में हमने कुछ किया ही ना हो, हमारी कोई मेहनत ही ना लगी हो। कैसे मैं गांव में उधारी लेकर इसकी पढ़ाई के लिए पैसे देता था, मेरा बेटा ये सब भूल गया। आज इसके पास पैसा आ गया है तो पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया है कि अपने माँ बाप का ही अपमान करने से पीछे नहीं हट रहा है। अपने पति के गुस्से को देख कर के शांति जी कहती है, अब आप शांत रहिए, हम लोग 4 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद वापस से घर चले जाएंगे, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? नहीं शांति, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बहू बेटे अपने पैसों का हमें कितना दिखावा कर रहे हैं। क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं? वो हमें ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम तो भीख मंगे हो, हमारे पास कुछ हो ही ना। अरे हम भी अपने गांव के जमींदार हैं, हमारे पास भी सब कुछ है, और मैं इंटरमीडिएट स्कूल में अध्यापक रहा हूँ, मुझे भी पेंशन मिलती है। कुछ हमने गरीबी में जीवन नहीं बिताया है, हम भी अपने गांव में आराम से रहते हैं, हमारे भी बढ़िया ठाठ हैं। लेकिन बहू को तो ऐसे लगता है कि उसने घर खरीद लिया है तो उससे बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और हमें ही अपने पैसों का दिखावा दिखा रही है। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है शांति। जल्दी से दिवाली के त्योहार निकले और उसके बाद वापस से हम गांव चलेंगे। ठीक है, हम जल्दी ही गांव चलेंगे, ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। बड़ी मुश्किल से शांति जी प्रमोद जी अपने बहू बेटे के घर में 4 दिन गुजारते हैं। एक एक पल उन्हें पहाड़ के जैसे लग रहा था, लेकिन चलो दोनों पति पत्नी एक साथ थे तो आपस में सुख दुख बांट लेते थे। दिवाली की पूजा वाले दिन पूजा अपनी सास शांति देवी के पास आकर कहती है, माँ जी आज मेरी खाना बनाने वाली ने छुट्टी ले ली है, मेरे पास ऑफिस का कुछ काम आ गया है, तो आप रसोई का काम संभाल लीजिए। रसोई में बहू भोग के लिए 2 से 3 सब्जियां बता देती है, पूरी खीर और 2 मिठाइयां बनानी हैं, आप ये सब कुछ कर लेना, मैं आकर आपकी सहायता कर दूंगी। बहू मैं इतना सारा अकेले कैसे कर पाऊंगी? शांति जी बोलती ही रह गई। बहू शांति जी की बात को अधूरा सुनकर ही फरमान सुनाकर चली गई। अब दिवाली का त्योहार है, खाने के बिना काम भी नहीं चलेगा। शांति जी रसोई में गई, कुछ सामान भी नहीं पता है, बड़ी मुश्किल से ढूंढकर कुछ बना पाती है। बहू ने कहा था कि सहायता कराएंगी, लेकिन बहू का तो कोई अता पता ही नहीं है। शांति जी ने फ्रिज से निकाल करके 2 सब्जियां बना ली, आटा लगा लिया, खीर बना ली, बहुत कुछ काम कर लिया, लेकिन बहू एक बार भी रसोई में झांकने के लिए नहीं आई। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसकी सास नहीं रसोई में उसकी काम वाली काम कर रही हो। जैसे तैसे खाना बनाने के बाद दिवाली की पूजा होती है। दिवाली की पूजा होने के बाद दूसरे दिन सुबह ही प्रमोद जी अपने बेटे से घर जाने की बात कहते हैं कि बेटा तुम मेरा टिकट निकाल कर दे दो, मैं देख लूँ मेरी ट्रेन कितने बजे है, उसी हिसाब से स्टेशन के लिए निकल जाऊंगा, कहीं देर ना हो जाए। बेटा टिकट को निकालकर अपने पिताजी के हाथ में रख देता है। वह कहता है आपकी ट्रेन दोपहर 2 बजे है। आशा जी अपने बेटे बहू से पूछती है कि बेटा अब तुम घर कब आओगे, बहुत दिनों से घर नहीं आए हो। माँ मेरे पास अभी तो समय नहीं है घर आने का, अगर कभी टाइम मिला तो बताऊंगा। लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। बेटे के मना करने के बाद भी बहू के पास जाकर पूछने लगी कि बेटा तुम बहुत दिनों से घर नहीं आई हो, जब तुम दोनों की छुट्टियां हो तो घर जरूर आना। पूजा रोब दिखाते हुए कहती है मेरे मायके में मेरे भाई की शादी विधायक की बेटी से तय हुई है, उसकी शादी है 6 महीने बाद, उसी की शादी में मैं आऊंगी अगर समय मिला तो। बहू ने घर आने में भी अपनी बातों से मायके का दिखावा कर ही दिया। आखिरकार प्रमोद जी और शांति जी स्टेशन पर आकर अपनी ट्रेन में बैठ गए और पूरे रास्ते चुप रहे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वह अपने बहू बेटे के बारे में क्या बात करें। जितनी खुशी के साथ वह आए थे उतनी ही उदासी के साथ वापस भी चले गए। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो गया। 6 महीने बाद बेटे का फोन आता है कि पिताजी मेरे ससुराल में शादी है, मैं और पूजा दोनों ही आ रहे हैं, 1 दिन का समय एक्स्ट्रा है, तो सोच रहे हैं हम आपके पास भी हो आएंगे, लेकिन हम लोग उधर ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगे क्योंकि गांव में हम लोगों का बिल्कुल मन नहीं लगता है, ना तो उधर कुछ सुख सुविधा होती है और ना ही कोई अरेंजमेंट होता है, इसीलिए सिर्फ 1 दिन के लिए आ रहे हैं। शांति देवी अपने बेटे बहू के आने की बात सुनकर के
खुश हो गई कि चलो इतने सालों बाद बहू बेटे घर आ रहे हैं। बेटे बहू शादी अटेंड करने के बाद अपने घर आते हैं, लेकिन घर के बाहर खड़े होकर के वह अपने पिताजी को फ़ोन करके पूछते हैं कि पिताजी हमारा घर कहाँ है, मुझे तो अपनी गली में अपना घर दिख ही नहीं रहा है। अपना जो 2 कच्चे और 2 पक्के कमरों का घर बना हुआ था वह कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। उसकी जगह तो एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है और उसमें बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है। उस चमचमाते हुए गेट को देख कर के बहू और बेटे की आंखें फटी की फटी रह गई। जब उन्होंने उस गेट के ऊपर शांति देवी और प्रमोद कुमार के नाम की नेम प्लेट देखी तो वह नजदीक जाकर उस नेम प्लेट को देखते हैं कि नाम तो उसके माता पिता का ही है। तभी दरवाजे के अंदर से प्रमोद जी निकलते हैं और कहते हैं, आ जाओ बेटा, ये अपना ही घर है। ये घर मैंने अभी पिछले 6 महीने में ही बनवाया है। पिताजी के शानदार घर को देख कर के बहू बेटे हक्के बक्के से खड़े रह गए। इतना सुंदर घर और इतनी नक्काशी वाला घर बनवाया गया था। चारों तरफ मार्बल ही मार्बल चमचमा रहा था। पिताजी ने गांव में रहकर भी इतने सुंदर पेड़ लगाए थे कि किसी का भी मन मोह जाए। घर को देख कर के पूजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके कदम तो अंदर की तरफ बढ़े नहीं रहे थे। प्रमोद जी कहते हैं, आराम से आइए बेटा, अपना ही घर है, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। पूजा अंदर जाती है तो देखती है कि अंदर से घर डुप्लेक्स बना हुआ था। हॉल में से ही सीढ़ियां ऊपर के लिए गई हैं। चारों तरफ से ग्रिल लगी है। नीचे सिर्फ 2 कमरे हैं, किचन है और एक बड़ा सा हॉल है। किचन से बहुत ही बढ़िया देसी घी के हलवे की खुशबू आ रही थी। रसोई में शांति जी हलवा बना रही थी। अपने बहू बेटे के आने की खुशी में ढेर सारा खाना बनाकर रख दिया। रसोई से निकलकर शांति जी आती है और कहती है, अरे बहू तुम आ गई, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। बहू बेटे के मुंह से तो एक शब्द ही नहीं फूट रहा था कि वह क्या बोले। हॉल में इतना शानदार सोफा डाला हुआ था जिसके सामने उनका सोफा फीका पड़ रहा था। फर्नीचर भी प्रमोद जी ने ऐसा चुन चुन कर खरीदा था, दूर दूर से मंगवाया था। चमक तो ऐसी थी कि बस लोग देखते ही रह जाते थे। पूजा रसोई में जाकर देखती है। रसोई में तो आज के जमाने के हिसाब से ही सब कुछ लगाया हुआ था। आरओ से लेकर के चिमनी तक घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। शांति जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा देती है। बैठो बहू, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना कर रखा है। चाय नाश्ता होने के बाद शांति जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर कहती है, चलो बेटा, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। तुम्हारा कमरा भी बहुत सुंदर बनवाया है। पूजा आश्चर्य से कहती है, माँ जी मेरा कमरा? प्रमोद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, हमारे घर में बहू बेटे के लिए कमरा बनवाते हैं, स्टोर रूम नहीं देते हैं। स्टोर रूम की बात सुनकर के बहू बेटे दोनों ही शर्मिंदा हो गई। आखिरकार बेटे से रहा नहीं गया और वह अपने पिताजी से पूछ ही बैठा, पिताजी आपने इतना सुंदर घर कब बनवाया और कैसे बनवाया? इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? प्रमोद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों बेटा, तुम्हें क्या लगता था कि घर सिर्फ तुम ही बनवा सकते हो? हम नहीं बनवा सकते। तुम शायद भूल गए हो, हम अपने गांव के जमींदार हैं। हमारे पास 100 बीघा जमीन है। मेरी पेंशन भी आती है, तो मेरे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। हम जो चाहते वह कर लेते। वह तो सिर्फ हमने इसीलिए गांव में कुछ ज़्यादा नहीं किया कि हम दोनों को ही रहना था, तो क्यों ज़्यादा गांव में पैसों को इन्वेस्ट करना। लेकिन जब से तुम्हारे घर से आए हैं तब से हमें ऐसा लगा है कि हमें अपने पैसे अपने ऊपर ही खर्च करने चाहिए, वरना लोगों को ऐसा लगता है कि हम भीख मंगे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे हमारे पास 100 बीघा जमीन थी, उसी में से मैं 15 बीघा जमीन बेच करके ये आलीशान बंगला बनवा लिया। सारा फर्नीचर खरीद लिया। जो चीज़ शहरों में नहीं होगी वह मैंने अपने घर में करवाई है। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। प्रमोद जी कहते हैं, शांति दरवाजा खोलकर आओ, वह साफ सफाई करने वाला आया होगा। पापा गांव में साफ सफाई करने वाला मिलने लगा? हाँ बेटा, स्कूल के माली का बेटा है, उसकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने उसको अपने घर में बागवानी का और साफ सफाई का काम दे दिया है।
और इसके बदले में हम उसे पैसे देते हैं, साथ ही उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाते हैं। अपनी नौकरी और पैसों का घमंड करने वाली पूजा आज सिर को झुकाए चुपचाप बैठी थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। सोफे पर बैठे हुए प्रमोद जी अपने बेटे बहू के लटके हुए चेहरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और खुद के पीठ पर शाबाशी देते हुए कह रहे थे कि आज तुमने बहू बेटे को वह अनदेखा चाटा मारा है जिसको वह पूरी जिंदगी याद रखेंगे। आज उनके बहू बेटे की हालत ऐसी है कि वह अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था। बहू को तो रह रह कर वह बातें याद आ रही थी जब उसने अपने सास ससुर को स्टोर रूम रहने के लिए दिया था। अपने घर में बुलाकर कितनी बेइज्जती की थी, यहाँ तक कि अपनी सासू माँ को नौकरानी तक बोल दिया था। वह अपनी सासू माँ के पैरों में पड़कर रोने लगती है और माफ़ी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बहुत ही नादान हूँ जो हर चीज़ को पैसों से आंकती आई हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो। पिताजी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। प्रमोद जी हंसते हुए कहते हैं, बेटा, कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी के पहनावे से उसकी हैसियत का पता नहीं चलता है तो उसके पहनावे से उसे कम या ज़्यादा समझना समझदारी की बात नहीं होती है। बहू बेटे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बहू बेटे खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए। बहू बेटे जाने के बाद शांति जी कहती है, आज बहू बेटे घर में आए हैं तो घर घर सा लग रहा है। तभी प्रमोद जी कहते हैं, भगवान, लगता है बहू बेटों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने अपने घर बुलाकर जो अपमान किया था, आज हमने उनको अपने घर बुलाकर सम्मान के साथ ऐसा चाटा मारा है जिसको वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मुझे अपने पैसों की हेकड़ी दिखा रहे थे। उन्हें क्या लगता था हमारे पास पैसे नहीं हैं। अपने घर में बुलाकर हमारा जो अपमान किया था, आज हमने उनका सम्मान करके उन्हें घुटनों पर ला दिया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।